खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। द लैंग्वेज क्वेश्चन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पे मैंने कई वीडियोस बनाई हैं और फीडबैक जो आया है उसमें कई मैंने बातें सीखी भी हैं। ऑब्वियसली अगर कोई सीखने के लिए तैयार ना हो तो समझ लो कि उसकी इंटेलेक्चुअल मौत हो गई है। बट बाई एंड लार्ज जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, आई स्टैंड बाई देम। और मैंने लेटेस्ट डीएनए की स्टडीज़ कि यहाँ पे लोग जो हैं, एक तो जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, पीपल हु आर इन द ट्राइबल एरियाज, अब वहीं रह गए हैं ये। हाँ जी, उनकी ज़ुबानें हैं। उसके बाद हंटर गैदरर्स आए। एक तो थे ना जो नेचुरल इकोनॉमी के साथ चलते थे, वो आदिवासी हैं। फिर हंटर गैदरर्स आए फ्रॉम साउथ ईरान, उनकी यहाँ पे मूवमेंट है। उनके साथ द्राविडियन लैंग्वेजेस आई। और फिर उसके बाद ये एक के बाद एक ये एरियन ट्राइब्स का, क्लैंस का, लोगों का मूवमेंट इधर होती रही। और यहाँ पे जो ज़ुबानें बोली जा रही थी, पैगी मोहन का ख्याल है कि यहाँ पे जो मोहनजो दाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन की ज़ुबान थी, इट वॉज सम लैंग्वेज ऑफ द ड्राविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। बट सम पीपल हैव सेड इट्स ओनली अ theory which is to be granted until it is properly established. लेकिन अगर आप ये जो है पैगी मोहन की किताब पढ़ें तो शी गिव्स क्वाइट कन्विंसिंग प्लॉजिबल आर्गूमेंट्स वाई वन कैन अस्यूम। और फिर ज़ुबानों का जो एक दूसरे के साथ लिंक बनता है वो अपनी जगह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अपना संस्कृत का भी बताया गया कि ये इसकी जो लिटरेरी फॉर्म है वेदास की, वो तो 1000 से लेके 500 बीसी तक हुई। उससे पहले इसकी प्रोटो फॉर्म थी और बाद में इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट ज़्यादातर। और लोगों की ज़ुबानें जो बनी इन कॉम्बिनेशंस में, प्रथृक एक है, पाली एक है, एंड देर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस। और फिर साउथ इंडिया की द्राविडियन लैंग्वेजेस की अपनी कहानी है। अब आई कम टू माई ओन प्रोविंस, और वहाँ पे भी बाय द वे कंट्रोवर्सीज की कोई कमी नहीं है और नलायक लोगों की मेजॉरिटी ही है जो इस पे बात करना पसंद करते हैं। यानी जब से ये इंटरनेट आया, एवरीबॉडी इज इनटू गिविंग एन ओपिनियन विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। ये एक अल्ट्रा डेमोक्रेसी भी है, बट इट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आफ्टर हैविंग रेड ऑल दैट, जो मेरा इंस्टिंक्ट बताता है एंड विच आई थिंक इज व्हाट द लिटरेचर टेल्स अस, पंजाबी इज ऑल्सो एन इंडो एरियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में लैटिन और ये जर्मन और ये भी आ जाती है। इंडो एरियंस वो हैं जो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से ज़्यादा ज़ुबानें हैं। समझ गए आप? वो इंडो एरियन लैंग्वेजेस की एक छोटी फैमिली है। तो इट बिलोंग्स टू द इंडो एरियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। आई हैव रेड सम पीपल आर्ग्यूइंग टू द कॉन्ट्ररी, बट जाहिर है डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होंगे। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि व्हेन आई लुक एट द म्यूजिकलिटी, द रिदम जो पंजाबी में है और जो स्वीडिश में है, तो लगता है ये बड़ी एक रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं वे बैक, जो जिस तरीके से बोली जाती हैं। हाँ जी। सो एनी हाउ, पंजाबी के मुतलिक मुझे अपना लास्ट ईयर बुलाया गया कि आप आके की नोट प्रेजेंट करें। वो की नोट मेरा आप जाके मेरी यूट्यूब पे देख लें, या वैसे ही यूट्यूब पे जनरली इश्तियाक अहमद की नोट पंजाबी कॉन्फ्रेंस देख लें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। What I presented there is exactly what the literature is telling us. मैंने ये कहा था कि, बल्कि उसकी बैकग्राउंड ये है कि ये पंजाबी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज तो है, इंडो एरियन लैंग्वेज है, और ये है भी बहुत पुरानी।
लेकिन इसकी जो ट्रेसेस मिलती हैं लोगों के अंदर, वो कन्वेंशनली बाबा फरीद गंज शक्कर, आई थिंक 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी, तब से इसकी ओरल और रिटन फॉर्म जो है ये पर्शियन नस्तलिक, जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट में मिलती है। इससे पहले पंजाब में कौन क्या जुबान बोली जाती थी? मुसलमानों के आने से पहले पंजाब के अंदर यहाँ पे हिंदू शाही एक डिनेस्टी रूल करती थी, और हिंदू शाही जो है उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज बताई जाती है वो थी संस्कृत। लेकिन और स्टेट का रिकॉर्ड जो है वो संस्कृत प्लस इसके अंदर भी लिखा जाता था, लोकल विलेजेस में प्राथमिक, इसके अंदर दो में लिखा जाता था। फिर आ गए यहाँ पे मुसलमान। आप कह सकते हैं पंजाब में, साउथ पंजाब में अरब आए, लेकिन वो एक मार्जिनल उसका असर रहा। द रियल जो है टर्को अफगान्स का असर यहाँ पे हुआ जब ये जो हैं महमूद गजनी ने पंजाब को अपना प्रोविंस बना लिया और यहाँ पे रूल करते रहे। फिर कम्स मोहम्मद गौरी, अर्ली 13th century, and then comes the Sultanate period, and then we have the Mughal period, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तानत पीरियड का, बैरिड इन लाहौर, ये सब चीज़ें हैं। सो वंस द मुस्लिम प्रेजेंस वाज एस्टेब्लिश्ड, आने वाले लोगों में उज़्बेक, टर्किक ज़ुबानें बोली जाती थीं, लेकिन उस इलाके की जो एक ज़ुबान जिसमें स्टेट्स करती थी वो पर्शियन बनी। एक तो है ईरानी पर्शियन, एक है पर्शियन जो ताजिकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, वो इनके साथ आई। और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वो पर्शियन में रखे जाने लगे, और रिलीजन की ज़ुबान ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए वो अरबिक हुई, हिंदुओं के लिए संस्कृत हुई। देवनागरी जो है वो स्क्रिप्ट भी यहाँ इस्तेमाल हुआ प्राथमिक को लिखने के लिए, और बाकी गालिबन बुद्धिस्ट पीरियड जो है पंजाब का उसमें पाली को लिखने के लिए भी यही हुआ, या कोई और वेरिएशन भी हो सकती है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेरे ख्याल ये उसका सिस्टम है। एनी हाउ वी कम ऑल द वे डाउन। इस दौरान में जो ज़ुबान लोगों में बोली जाती थी, जिसे कहते हैं वर्नैकुलर, वो पंजाबी की कई फॉर्म्स हैं। डायलैक्ट्स कह लें, ये कह लें, कुछ लोग कहते हैं जी ओरिजिनल ज़ुबान सराइकी है, और सराइकी जो है वो पंजाबी तब बनी जब लाहौर मुल्तान की बजाय लाहौर सेंटर बन गया, और फिर गुरु नानक आए, तो फिर इस किस्म की भी थियरीज हैं कि एक्चुअली सराइकी एंड पंजाबी आर टू किन लैंग्वेजेस। अब वहाँ पे नेशनलिज्म का मसला आ जाता है। सराइकी जो साउथ पंजाब के हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल अलग ज़ुबान है, पंजाबी नेशनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये एक डायलेक्ट है पंजाबी का। लेकिन लगता यही है कि लाहौर की जब इम्पोर्टेंस हुई तो पंजाबी का अपना एक रुख बना। उससे पहले शायद सराइकी, और सराइकी क्यों बोली जाती थी, क्योंकि ये सिंध के नॉर्थ से लेके पंजाब के साउथ से होते हुए लाहौर और इधर दरियाओं के ज़रिए जो ट्रेड होती थी, तो ये ज़ुबान कम्युनिकेशन की थी और पोटवारी तक जाती है। जैसे जैसे जाती है वहाँ पे उसकी तर्ज बदल जाती है, उसको आप पंजाबी भी कह सकते हैं। सो ये कहते हैं एक ऐसा डिबेट जो कभी फाइनली रिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज व्हेन इज अ लैंग्वेज एंड व्हेन इज इट ए डायलेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्प्यूटेड। मे बी एक ज़ुबान बोलते हुए लिखते हुए अगर ना पढ़ सकें ना समझ सकें तो फिर आप कह सकते हैं ये एक अलग ज़ुबान है। लेकिन एक पंजाबी अगर ये सराइकी इलाके में जाके 3-4 महीने रहे तो सब फॉलो अप कर लेता है, बिकॉज एंड वाइसी वर्सा। मैं कई सराइकी स्पीकिंग को लाहौर में मिला हूँ, हु हैव नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग पंजाबी विथ ए डिफरेंट एक्सेंट। तो एनी हाउ
आई डोंट वांट टू गो इनटू दीज डिटेल्स। उसके बाद लोग एक्साइट हो जाते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। कहा जाता है जी द फर्स्ट पंजाबी नेटिव रूलर, एंड विच इज़ ट्रू, जो यहाँ से थे। एक बता दूं, महाराजा रंजीत सिंह से 50 साल पहले अदीना बेग, एक मुसलमान, जो शरकपुर, एक तो है शरकपुर लाहौर के पास, एक शरकपुर ये या होशियारपुर के इर्द गिर्द भी है, बिलोंग टू वन ऑफ दिस प्लेसेस। वो एक मुस्लिम थे, अराई, और ही बिकेम द गवर्नर ऑफ पंजाब। और उन्होंने साथ अपने हिंदू मिलाए, खत्री थे, पंडित थे, जो एडवाइज़र थे। साथ में मराठों का इन्फ्लुएंस आया तो मराठों बैलेंस करते गए। एंड राजमोहन गांधी ने जो किताब लिखी है फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन, ही सेज के अदीना बेग, जिसका अपना नाम था दीन मोहम्मद या मोहम्मद दीन, गेव एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, सारा कुछ। लेकिन वो उस दौर में अफगान और मराठे और सिख तीनों दे वर फाइटिंग फॉर कंट्रोल ओवर पंजाब। सो दिस मैन हैड टू कीप ऑन बैलेंसिंग। एनी हाउ he could not succeed because the Muslims of Punjab, वो कभी ये काबुल के साथ हो जाते थे तो कभी वो आगरा दिल्ली के साथ हो जाते थे। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह ने ये सिखों को साथ मिलाया तो सब जो मिसलें थीं और वो थे वो इनके साथ आ गए। एंड फाइनली ए नेटिव रूलर एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट स्टेट। और फिर nearly for from 1799 to 1839, 40 साल ही गेव ही रूल्ड। उसे किंगडम ऑफ लाहौर, किंगडम ऑफ पंजाब भी कहते हैं। जाहिर है कोर्ट के अंदर रंजीत सिंह और उसके जो बाकी लोग हैं पंजाबी बोलते थे, वो गुजरांवाला, लाहौर, ये सेंट्रल पंजाब के लोग थे ज़्यादातर। लेकिन कॉन्टीन्यूटी के लिए ज़ुबानें जो है ना स्टेट की, उसमें जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो वही पर्शियन कंटिन्यू की गई। और पर्शियन के ज़रिए बाकी उस ज़माने में बाकी जो इंडिया के रूलर थे इंक्लूडिंग द ब्रिटिश, पर्शियन में कम्युनिकेशंस होती थी। अब यहाँ पे झगड़ा बहुत इमोशनल कि जी रंजीत सिंह के दौर में 100% लिटरेसी हो गई थी। और जब अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया, पहले तो हुआ क्या कि यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद इंटरनसीन कह लें, फ्रेटर्नल यानी ख़ानदानी झगड़ा शुरू हो गया। रंजीत सिंह के सारे बेटों को एक्सेप्ट द यंगेस्ट वन रिश्तेदारों ने मिलजुल के मार दिया। सुतेली माओं की इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। ऑल दैट स्टोरी सो सैड। उस दौरान अंग्रेज़ों ने फिर 2 जंगें भी लड़ी। आखिरी जंग उन्होंने जीत ली। और उसके बाद मार्च 1849 में द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ एंड द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ पंजाब। अब यहाँ पे भी पंजाबी नेशनलिस्ट जो हैं वेरी इमोशनल कि यहाँ पे जी उन्होंने ज़ुबान जो है उर्दू वो लेके आए। सिंध के अंदर तो पर्शियन होती थी, वहाँ पे सिंधी कर दी। सो आई वेंट बैक एंड सिंधी दोस्तों से भी बात की, बाकी भी स्टडी किया। वो फोर्ट विलियम की जो लैंग्वेज क्या पढ़ाते थे वो सारा मैंने स्टडी किया। सो व्हाट वाज द ब्रिटिश, क्या वाकई यहाँ पे 100% लिटरेसी थी? एक्चुअली देयर इज एन आर्टिकल बाय द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, डॉक्टर लेटनर, हु वाज एन हंगेरियन। उन्होंने लिखा है और मैंने पढ़ा है कि जी 100% लिटरेसी थी, ये है वो है। और एक्चुअली जो डेटा उन्होंने दिया है वो कसूर और लाहौर शहर का है। उससे एज्यूम करना कि पूरे पंजाब में ये
पंजाबी पढ़ाई जाती थी एंड सो ऑन। वन कैन आर्ग्यू दैट, बट कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने फिर, ये सिखों के अंदर ये बहुत एक थ्योरी है कि उन्होंने जो कायदा था, वो क्या कहते हैं, ज़ुबान सिखाने का जो होता है प्राइमरी कायदा जो होता है ना, वो इकट्ठा कर करके सबको 8 आने दिए, अब तो नहीं 4 आने दिए और जला दिए, विच आई थिंक इज इम्पॉसिबल। हिटलर की टोटलिटेरियन स्टेट के अंदर भी, व्हेन दे वर कंट्रोलिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, some thousand Jews could survive, हालांकि वो एक एक पकड़ के मार रहे थे, because the Germans, some good Germans protected them। तो जहाँ पे लोग रहते गांव में थे, दूर दराज, सारे कायदे इकट्ठे करना और जला देना। और वो कायदा किस जुबान में था? अकॉर्डिंग टू द सिक्स, गुरमुखी में। तो अगर वो गुरमुखी में था तो मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू और उससे ज़्यादा मुसलमान थे, और हिंदू यहाँ के देवनागरी में अपना वो करते थे सारा, और मुसलमान उर्दू पर्शियन में पंजाबी वाला काम करते थे या पर्शियन लिखते थे, वटेवर या वटेवर है जी। अब मुसलमानों का कहना है नहीं जी, ये जो कायदा जो जलाया गया था वो ये अपना पर्शियन उर्दू, जिसे अब आजकल शाहमुखी कहा जाता है, आई डोंट नो व्हाई, उसे कहना चाहिए उर्दू पर्शियन नस्तलिक जो स्क्रिप्ट है, बट चलें कह सकते हैं शाहमुखी, मुसलमान सूफियों की ज़ुबान जिसमें लिखी गई। तो कोई कहता है वो जो था कायदा पकड़ के गुरमुखी वाला जलाया गया, कोई कहता है ये इसमें जलाया गया। एंड आई हैव सेड, एक भी नहीं बचा उस ज़माने का वो, वेयर इज़ द प्रूफ? सो देर इज़ नो प्रूफ। एंड आई डोंट थिंक 100% टोटलिटेरियन कोई भी स्टेट हो सकती है, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ अगर ये कर रहे थे तो दे वर वेस्टिंग टाइम। वाई डिड दे ब्रिंग उर्दू हेयर? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि सिंध के अंदर व्हेन चार्ल्स नेपियर टुक ओवर तो पर्शियन होती थी ऑफिशियल ज़ुबान, वहाँ पे तो वो सिंधी ले आए, मे बी टू ब्रेक द कॉन्टेक्ट बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। मेरी ये थेरी है। यहाँ पे उर्दू क्यों लेके आए? देखें, जब अंग्रेज़ों ने फैसला किया, ये ज़ुबानें वहाँ पे फॉर्मलाइज की, हिंदी पढ़ाई गई, देवनागरी पढ़ाई गई, उर्दू पढ़ाई गई, बाकी ज़ुबानें पढ़ाई गई, सिंधी का भी वो सारा कुछ हुआ। तो व्हेन इट केम टू पंजाबी तो एक बहस चली जिसकी यू कैन फाइंड द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द डेप्टी कमिश्नर्स, ब्रिटिश डेप्टी कमिश्नर्स। कुछ कह रहे हैं कि जी आप पंजाबी रखें यहाँ पे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं। हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने क्योंकि मुग़लों से ली थी हुकूमत, तो वहाँ पे लास्ट स्टेज जो है मुग़ल रूल की, उसके अंदर पर्शियन और उर्दू जो है स्टेट में इस्तेमाल हो रही थी कम्युनिकेशंस में। तो क्योंकि और हिंदुस्तानी ज़ुबान बन चुकी थी, आप उसे खड़ी बोली कह लें, वो टेवर यार, हिंदवी कह लें, देर आर सो मेनी वेरिएशंस ऑफ सेइंग दिस, जो आम लोगों की ज़ुबान थी। हाँ जी, जो उस इलाके में यूपी में नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स हैं उस ज़माने के, वो सारे उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। ये ज़ुबान ही उर्दू, टर्किश ज़ुबान, द लैंग्वेज ऑफ द कैंप्स थी। तो क्योंकि बगावत 1857 में बंगालियों ने और इधर के लोगों ने की थी, सो दे वांटेड टू डिसकनेक्ट अपनी नई आर्मी जो बना रहे थे विद दिस, लेकिन वो ज़ुबान ला रहे थे यहाँ पे। तो उर्दू को यहाँ पे कहा गया कि उर्दू और शहरी पंजाबी जो है ईजिली कम्युनिकेट करते हैं। और देखें, इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना, जैसे कि फ़ौज, दे वुड नीड वन ईजी लैंग्वेज, ताकि हर किस्म के जो है ना उनके ट्रुप्स वो बोल सकें। सो देयरफॉर उर्दू वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एजुकेशन हेयर। ठीक है, पंजाबी का उससे नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों में के सामने ये भी था कि अगर हम पंजाबी लाएं तो यहाँ पे तो 3 स्क्रिप्ट्स हैं, कौन सी स्क्रिप्ट हम लाएंगे? देवनागरी
गुरमुखी, हाँ गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है वो जब सिखिज्म आया तो गुरु नानक ने जो अपनी जो अधिग्रंथ में, अब ये सिखों से मैं सवाल है कि कुछ जगह पे लाहौरी पंजाबी उन्होंने बोली है, कुछ जगह पे उन्होंने खड़ी बोली बोली है, कुछ जगह पे पर्शियन चीज़ें भी अधिग्रंथ के अंदर हैं. सो गुरु नानक वॉज यूजिंग फॉर हिज मैसेज नॉट ओनली लाहौरी पंजाबी एंड सराइकी बट ऑल्सो ये खड़ी बोली जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी. सो गुरु नानक भी लैंग्वेज प्योरिटन नहीं थे जिस तरह के आजकल बनाया जा रहा है. नलायक होना, आई थिंक इग्नोरेंस is a bliss for many, but it's a curse for those who are seeking the truth. ये मेरी स्टेटमेंट बन गई है कि ignorance is a bliss for many, but it's a curse for those who are seeking the truth, who are always a few. तो सच क्या है कि गुरु नानक की अपनी जो मैसेज है वो सिर्फ पंजाबी में नहीं है, उन्होंने और भी ज़ुबानों का सहारा लिया है और वो अधिग्रंथ गुरु ग्रंथ के अंदर भी मौजूद है. बल्कि जो है गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जो है अपनी किताब, उसके अंदर पर्शियन का बड़ा रोल है. ये टेक्स्ट बनाया गया गुरु अंगद जो सेकंड गुरु थे, ऑफिशियल जो मेन क्या कहते हैं सेक्ट है सिखों का, जिसे बाद में खालसा कहा गया है. हाँ जी. उसके बाद इसको गुरु अर्जन ने पूरी तरह डेवलप किया. ये जो गुरमुखी टेक्स्ट है, कहा जाता है कि ये है तो वही जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है. उर्दू इज़ फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट या फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेकिन ये कोई देवनागरी की से अलग भी एक स्क्रिप्ट यहाँ पे होती थी, उसकी एडेप्टेशन है. वेरी पॉसिबल, इस पे बहस चल सकती है. बट अंग्रेज़ों ने यहाँ पे उर्दू जो इस्तेमाल की, उसे हम वो उर्दू नहीं है जो गालिब और ये बड़े शायर बोलते थे. इसे मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी, जिसे आजकल इंडिया में ऑफिशियली हिंदी कहा जाता है, पाकिस्तान में उर्दू कहा जाता है. आप अब अभी भी इंडिया की बॉलीवुड की सारी फिल्में देख लें, जो उसको लाइसेंस तो हिंदी फिल्म का दिया जाता है, बट इट्स नॉट हिंदी जो वो प्योर हिंदी जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ये वो है, वो तो फिल्म चलती नहीं है. ये हिंदुस्तानी है जिसको ये कहते हैं. और मे आई टेल यू, अगर आप देखें ना, ये पुरानी जो फर्स्ट टॉकी थी बॉलीवुड की, वो थी आलम आरा. उसको सर्टिफिकेट मिला था, वो ये था उर्दू का. तो उस ज़माने में हिंदुस्तानी को उर्दू भी कहा गया है, अब उसे हिंदी ये कहते हैं. लेकिन हिंदी वो भी है जो एक एकेडमिक हिंदी है, जो एक ख़ास प्योरिटन है, जो एकेडमिक लिखते हैं और बोलते हैं. मैंने ये वहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में भी जब ये कहा, आई थिंक 3 और 4 मार्च लास्ट ईयर, तो टू माई वेरी वेरी ग्रेट सरप्राइज पूरा हॉल भरा था, सब ने वो तालियां बजाई. सो दे पीपल एक्सेप्टेड दिस. मैंने कहा यार, मैं यहाँ आके आपसे जो बात कर रहा हूँ और आपसे जो मैं सुन रहा हूँ, आई हैव हैड नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यू, बिकॉज वी स्पीक द सेम लिंगुआ फ्रांका जो सारा इंडिया पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान का है, ऑल द वे हैदराबाद दक्कन तक जाता है. बल्कि वंस आई वॉज इन मद्रास, तो उनके जो रेलवे स्टेशन है उस पर अभी भी उर्दू में लिखा हुआ था मद्रास. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो पंजाबी जो है वो जब हम पंजाबी बोलते हैं, आम लोग तो आसानी से समझ आ जाती है. लेकिन जब पंजाबी लिखी जाती है, तो जब वो गुरमुखी में लिखी जाती है, तो आई कान रीड इट, एंड ऑलमोस्ट ऑल इन पाकिस्तान जो लिखते हैं वो नहीं पढ़ सकते, एक्सेप्ट अब हमारे दोस्त हैं वारिस, पढ़े, उन्होंने कोई 5,000 लोगों को गुरमुखी सिखा दी है. वेरी गुड.
हाँ जी, उधर इंडिया के अंदर 70s तक जो अखबार छपते थे वो ये उर्दू में छपते थे, बिकॉज पीपल वर लिटरेट इन उर्दू। अब वहाँ पे वो गुरमुखी में सारा कुछ होता है, ठीक है। सो और हिंदी में भी होता था। तो ये चीज़ें जो है ना, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एकेडमिक ज़ुबान बोलें तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। 3 मार्च 2013 को वहाँ पे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मेरी जो किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस, उसमें मेरी टॉक हुई। मैं कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लाहौरी जो है ना, स्पोकन हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, आम पंजाबी उसमें बोलता रहा। उससे पहले, मेरे बोलने से पहले जो वेलकम एड्रेस था ना, वो एक एकेडमिक सरदार जी ने पढ़ा। तो मैंने खड़े होकर कहा कि जी सरदार जी ने जो किया है मेरे दिल ਨੂੰ तो बड़ा चंगा लगे है। जो सरदार जी ने कहा है ये मेरे दिल को तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन समझ मुझे बहुत थोड़ी आई है। वाई? बिकॉज ही वॉज यूजिंग so so much vocabulary from, I think, pure Hindi or Sanskrit, that it was not the language people speak normally. इसके बाद क्या हुआ, वो जो पुराने पुराने बुजुर्ग हिंदू थे और सिख थे वो मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ा खुश हुए। और जी मज़ा तो आज आया है पंजाबी सुन के। और उन्होंने पंजाबी में जो कोर्स गालियाँ दी इन एकेडमिक्स को कि इन्होंने हमारी पंजाबी का सत्यानाश कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह हिंदुस्तानी, आई स्टिल से, उसे उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, इज़ द लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ जी, विच एकेडमिकली इज कॉल्ड हिंदी एंड उर्दू। और उसमें वोकेबलरी उधर से संस्कृत आ जाती है, इधर से पर्शियन अरबिक आ जाती है। लेकिन जब लोग बोलते हैं ना, सिंधी बोल रहा है पंजाबी से, पंजाबी बोल रहा है पख्तून से या बलोच से, तो जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हिंदुस्तानी होती है, जिसे हम उर्दू कहते हैं। इंडिया में उसे अब हिंदी कहते हैं, बट ये स्पोकन जुबान है विच इज़ हिंदुस्तानी। सो आई वॉन्ट टू अंडरलाइन वेरी, दिस इज़ माई थीसिस। तो पंजाबी का ये है कि जब पंजाबी मिलते हैं तो आसानी से बात समझ जाती है, जब लिखते हैं तो मुश्किल होती है। अब कहते हैं जी हमने वो सॉफ्टवेयर बना लिया है जिससे वो हमेशा, यू कैन ऑलवेज क्विकली मेक द ट्रांसलेशंस। वेल दैट इज़ ट्रू एंड नॉट दैट ट्रू, क्योंकि अभी तक कोई लार्ज स्केल पे ये ऑटोमेटिकली हुआ नहीं। मैंने ये भी प्रपोज किया था कि रोमन या ये जो लैटिन स्क्रिप्ट है ये अडॉप्ट कर ली जाए। इसको अडॉप्ट करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा, बल्कि जैसे मैंने सुना है कि जब ये लैंग्वेज क्वेश्चन इंडिया में डिस्कस हुआ तो साउथ इंडिया के लोगों ने कहा था कि हम हिंदी के लिए भी ये ये लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट अडॉप्ट कर लें, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों ने कहा नहीं जी हमने तो देवनागरी रखनी है। तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। आई थिंक ये जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो 95% वी आर यूजिंग लैटिन टू राइट हिंदी, उर्दू, पंजाबी। वाई नॉट मेक इट द द ऑफिशियल स्क्रिप्ट? व्हाट विल बी द, उसमें वो डॉट्स डूट्स डाल के आप अपने साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ultimately what is the role of language. The role of language is to communicate, और मॉडर्न स्टेट चाहती है कि उसका मैसेज हर जगह एकदम पहुंच जाए। इंडिया में वो हिंदी यानी हिंदुस्तानी दोनों तरीके से होता है, बोलते वक्त और लिखते वक्त। और वो रीजनल ज़ुबानें गुजराती, बंगाली, उसमें भी हो रहा होता है। और नॉर्थ इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए अंग्रेज़ी में हो रहा होता है। और रूलिंग क्लासेस जो हैं वो अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ उर्दू बोलने वाली और है और लिखने वाली जो एकेडमिक है वो और है। आम बंदा जो है अनपढ़ भी एक इलाके से गया दूसरे में तो वो बोल लेता है।
हाँ जी, सो आई थिंक आई विल एंड हेयर कि ज़ुबान, स्क्रिप्ट, इस पे इतना झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू फाइंड अ वर्केबल सोल्यूशन जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, योर सपोर्ट टू मी by subscribing to my YouTube would be greatly appreciated. आप नीचे जाके राइट हैंड पे सब्सक्राइब वाला बटन, बेल आइकन कहते हैं, वो दबाएं. आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी तो मेरी आउटरीच बढ़ेगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.